सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं टिश्यू चैप्टर के बारे में। तो टिश्यू चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं और आइए बात करते हैं। और मैं यहाँ साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है हमारे एमसीक्यू, तो उस चैप्टर के उसमें बताऊँगा। चलो आइए बात करते हैं। देखो, शरीर के अंदर एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह के द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है, यानी टिश्यू कहलाता है। ठीक है, टिश्यू यहाँ से कहते हैं। ठीक, थोड़ा सा पेन को ड्राई कर ले जाए। देखो क्या होता है, वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती है। मतलब क्या है कि आकृति में समान होती है और एक साथ मिलकर काम करती है, कार्य को संपन्न करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? टिश्यू यानी ऊतक कहते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखो, जो स्थिर पौधे होते हैं उनमें गति वो क्या क्या नहीं करते, गति नहीं करते हैं, वो सीधे खड़े होते हैं। तो सीधे खड़े रहते हैं तो उनमें उनमें जो है उन्हें सिर्फ क्या चाहिए होता है? सहारा चाहिए होता है। कि क्या बड़ी मात्रा में क्या चाहिए होता है? सहारा चाहिए होता है। जो सहारा प्रदान करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा सहारा प्रदान करने वाली ऊतक होती है वो डेड सेल होती है। क्या होती है? डेड सेल मतलब मृत कोशिकाएं होती है। क्या होती है? मृत कोशिकाएं होती हैं। और वहीं जंतुओं में बात करेंगे तो दूसरी और जंतुओं में बात करेंगे तो भोजन की तलाश में और क्या कहते हैं, अलग अलग स्थानों पर उन्हें क्या कहते हैं, इधर उधर विचरण करना होता है। मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है। वहीं पौधे की अपेक्षा उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, मतलब कि ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो उनके ऊपर जो सेल होते हैं, जो उनके पास सेल होते हैं, उनके कौन से सेल होते हैं? लिविंग सेल होते हैं, यानी जीवित कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं होती हैं? जीवित कोशिकाएं होती है। ठीक है, पौधे की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। देखो, जब आप आगे नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो वहाँ पे आपको बोलेगा कि जो जो एनिमल है ना, वो एक सर्टन एज तक ही क्या कहते हैं? ग्रो करते हैं। वहीं जो प्लांट है वो रेगुलर ग्रो करते हैं, बट उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, बट वो उनकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होती है। ठीक है, ये वाले एक पॉइंट को याद रखना। ठीक, अब यहाँ देखो, ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों यानी पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। पादप ऊतकों का क्या जाता है? वर्गीकरण किया जाता है कि किस तरीके के होते हैं। देखो, किस लिए विभाजन किया जाता है? उसकी विभाजन क्षमता के अनुसार, मतलब कि किस तरीके से विभाजन करते हैं। देखो यहाँ क्या दिया है? वृद्धि हुई। देखा, देखो वृद्धि क्या है? विभेजोतक और स्थायी। मतलब क्या है? विभेजोतक मतलब मेरिस्टेमेटिक, स्थायी मतलब परमानेंट टिश्यू। जंतुओं में कोशिका में वृद्धि के आधार पर एक रूप में होती है, तो विभाजक या अविभाज्य क्षेत्र में कोई निश्चित सीमा नहीं होती। ठीक है, विशेष इसके भोजन करने की प्रक्रिया संरचनात्मक एक पौधे और पौधों में गतिविहीन अस्तित्व, दूसरी और जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंतुओं का विकास हेतु निर्भर प्रकार से अनुकूलित होते हैं। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही शायद में हाईलाइट हो गया, शायद मुझे जितना लग रहा है, तो तभी इतना दिख नहीं पाए। तो कोई नहीं, चाहिए हम पढ़ता है। आइए बात करते हैं। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। ठीक है, कुछ निश्चित क्षेत्र में होती है। वो कहाँ होती है? हमारे मेरिस्टेमेटिक जोन में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहाँ पाए जाते हैं उस तरीके से बोलेंगे। देखो, विभेजोतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर ही सीसस्ट हो गया। सीसस्ट मतलब एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं? कैम्बियम पार्श्वी कैम्बियम में होता है, और होता है अंतःविशिष्ट भाग। अंतःविशिष्ट मतलब इंटरकैलरी। क्या? इंटरकैलरी। ठीक है, इंटरकैलरी में क्या देखने को मिलता है? हमारे तीन तरीके के क्या देखने को मिलते हैं? विभेजोतक देखने को मिलता है, मतलब मेरिस्टेमेटिक देखने को मिलता है। क्या? एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, कैम्बियम, फिर उसके बाद इंटरकैलरी। ठीक है, ये तीन चीज़ें देखने को मिलती है। देखो, विभेजोतक की तरह होती है। क्या? कई कोशिका विभाजोतक की तरह होती है, नई कोशिका का निर्माण करती है, लेकिन ये बढ़ती है और परिपक्व होती है। गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। ये एक दूसरे ऊतकों के
के घटकों के रूप में विभाजित की जाती है। ठीक, जैसे अब ये देखो प्रो हो गया। प्रो के शीर्षस्थ विभेदक में जड़े और तनों में वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं। मतलब कि प्रो मतलब क्या, हमारा सूट हो गया। ठीक है, सूट मतलब टॉप की चीज़ें होती है, जहाँ से सूट से वहाँ क्या निकलता है, हमारा जड़ निकलता है। तो इन चीज़ों में हमारा क्या रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक, यहाँ पे जो जड़ होते हैं और तने होते हैं उसमें क्या होते हैं, वृद्धि होती, ग्रोथ होती है। ठीक, वहीं हम देखेंगे उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। किसमें वृद्धि होगी, लंबाई में। और तने की परिधि जो है नहीं, मतलब उसका जो गर्थ बढ़ेगा वो किसके थ्रू बनेगा, हमारा पार्श्वी विभोज्योतक यानी कैम्बियम के थ्रू उसकी गर्थ बढ़ेगी। ठीक है, बहुत डिटेल है ना भाई। एनसीईआरटी को कवर करना इतना आसान नहीं होता जितना हम आज सोचते हैं। एनसीईआरटी बहुत डीप लाइन होती है। देखो, अंत विशिष्ट विभोज्योतक मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो पौधों के पर्व संधि के पास पाए जाते हैं। पर्व संधि मतलब नोड इंटरनोड होता है ना, हाँ उस साइड पाया जाता है। तो जब भी कोई गाय कोई घास को चढ़ जाती है, मतलब कि घास को खा लेती है, आधे से काट लेती है, तो मान बताओ को ये घास है, ठीक है, ये घास है और इसको मैंने आधा काट दिया, नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये आधा कटा हुआ है, ये पूरा था इतना बड़ा, ये आधा खा दिया उसने, आधा खा दिया। ठीक, आधा खा दिया उसने, फिर भी वहाँ से निकल जाते हैं हमारे नए लीफ, नीचे से नहीं निकलते, वहीं से निकल जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, इंटर कैलोरी में क्या होता है, इंटर कैलोरी क्या होता है, विभेद मेरिस्टेम होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। विभेद की कोशिकाएं जो होती है अत्यधिक क्रियाशील होती है। अत्यधिक क्या क्रियाशील होती है, क्यों होती है अत्यधिक क्रियाशील, क्योंकि उसके पास जो होता है अधिक कोशिका द्रव्य होता है, मतलब साइटोप्लाज्म अधिक होता है, उसकी पतली कोशिका वृत्ति होती है, उसके वहाँ एक स्पष्ट केंद्रक भी होते हैं। और क्या उसके पास राजधानी नहीं होती, राजधानी मतलब वैक्यूल्स जो बोलते हैं हम, वैक्यूल्स वो नहीं होता। ठीक, वैक्यूल्स उसके पास नहीं होता है। चलो आइए बात करते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक को किस तरीके से आप देखते हो, तो स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या क्या आते हैं हमारे पास, देखो ये, देखो ये एक विशिष्ट क्या, ये एक क्या करते हैं, विशिष्ट कार्य करते हैं। क्या करते हैं, एक विशिष्ट कार्य करते हैं, विभाजित होकर शक्ति को खो देती है, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक होते हैं। मतलब क्या है, ये क्या होता है, एक विभेदोतक कोशिकाएं होती है, विभेदोतक कोशिकाएं होती है यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, जो आगे जाके विभाजन करती है और अपनी विभाजन की शक्ति को खो देती है। तो वो क्या बन जाती है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। ये क्या, इसका कार्य करता है, एक विशिष्ट कार्य करना जो कि स्थायी रूप से आकार एवं उसकी क्रिया पर विभेदीकरण होता है। ये कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके होते हैं, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्कैलेंकाइमा। क्या, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्कैलेंकाइमा। और जैसे ही हमारी एनसीईआरटी की सीरीज होगी खत्म, उसके बाद मैं आपके डायग्राम, जितने भी सारे डायग्राम है उसकी सीरीज लाऊंगा, हर डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हर डायग्राम को क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे स्थायी सरल स्थायी ऊतक। देखो मैं क्या कर, तो परमानेंट टिश्यू है ना, वो 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से तरीके के बने, परमानेंट टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या देखने को मिलता है, हमारा पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्कैलेंकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या देखने को मिलता है हमारे, उसमें हमको देखने को मिलता है हमारा जाइलम, फ्लोएम, ये चीज़ देखने को मिल जाती है। ठीक, अब बात करते हैं हमारे सरल स्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। देखो, एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस को कहाँ देखा जाता है, नीचे कोशिकाओं के कुछ परतों में देखा जाता है। ठीक है, जो क्या होती है, हमारे सरल स्थायी ऊतक कहलाती है। ठीक, ये इसको क्या कहते हैं, पैरेंकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेंकाइमा सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, पैरेंकाइमा पाया जाता है। पतली कोशिका भित्ति होती है इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है, और ये सरल कोशिका में होते हैं। ये क्या होता है, लिविंग होते हैं। क्या होता है, लिविंग, डेड नहीं होते, लिविंग होते हैं। ठीक है, लिविंग मतलब जीवित होते हैं, जीवित कोशिकाएं होती है। ठीक, कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान, इनके मतलब इस तरीके से अगर इनका सेल होता है ना, हेक्सागोनल टाइप का, यहाँ पे देखा होगा। देखो इनकी बीच यही है ना, हाँ देखो इनके बीच में काफ़ी स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो ये स्पेस दिख रहा होगा ना आपको, ये देखो ये स्पेस दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, हाँ तो ये स्पेस देखने को मिलता है। यही बोल रहा है कि इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान देखने को मिलता है। ऊतक प्रायः भोजन का भंडार करते हैं। भोजन का भंडार मतलब स्टोर करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है,
क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। देखो जो पैरेंकाइमा होता है उसके बाद क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी कि नहीं करेगी, करेगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी। ठीक, अब यहाँ पे देखो फिर उसके बाद हमारा कोलेंकाइमा। कोलेंकाइमा जो होता है जली, कोलेंकाइमा हरित ऊतक होता है। क्या होता है, हरित ऊतक होता है। ठीक, जलीय पौधों में पैरेंकाइमा की कोशिकाएं के मध्य हवा की बड़ी गुहिका मतलब कि कैविटी, हवा की बड़ी गुहिका मतलब कैविटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, कैविटी देखने को मिलती है। जल के कारण, क्या, जिसके कारण जल में उतारी होती है। जल के कारण, जल में क्या होता है, उतारी होती है, मतलब ऊपर नीचे करता है। ठीक, यहाँ पे हम पैरेंकाइमा की बात करें, पैरेंकाइमा को एरेंकाइमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेंकाइमा को क्या कहते हैं, हम एरेंकाइमा भी कहते हैं। पैरेंकाइमा को क्या कहते हैं, पैरेंकाइमा को हम एरेंकाइमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरेंकाइमा भी कहते हैं। ठीक, अब जो जो हमारा कोलेंकाइमा है ना, वो क्या करता है, हमें लचीलापन देता है। क्या देता है, लचीलापन देता है। क्या देता है, लचीलापन। किसको, हमारे पौधों को लचीलापन देता है। वो क्या है, हमारा स्थायी होता है। सही बात है, कोलेंकाइमा के कारण होता है। ठीक, देखो पौधे के विभिन्न भागों से, क्या, पौधे के विभिन्न भागों जैसे पत्ती, तना हो गया, उनमें क्या करते, उनके बिना बिना टूटने के, मतलब वो टूट जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उनका फूड नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो ना टूटे इसलिए उसको क्या बनाते हैं, लचीलापन बनाते हैं। कौन बनाता है, हमारा कोलेंकाइमा बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे पास यांत्रिक सहायता होती है, क्या यांत्रिक सहायता होती है, वो हमको कौन देता है, कोलेंकाइमा देता है। यांत्रिक सहारा मतलब उसको मैकेनिकल सपोर्ट, क्या मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है, हमारा कोलेंकाइमा देता है। ठीक, ऊतक में एपिडर्मिस के नीचे पर्णविंत में पाए जा सकते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, ये भी किस प्रकार की होती है, जीवित होती है, लंबी होती है, अनियमित ढंग से होती है, मतलब कि रैंडमनेस, मतलब इरेगुलर टाइप का होता है। ठीक, बात होते हैं इनके कोने क्या होता है, मोटे होते हैं। इनके कोने जब भी हम देखेंगे ना, इनके कोने क्या होंगे, मोटे होंगे। आपको दिखाता हूँ मैं, डायग्राम में दिखाता हूँ। और इनके बीच में कम स्थान होता है। क्या, इनके कोने मोटे होते हैं और इनके बीच में क्या होता है, कम स्थान होता है। देखो कोलिंग का मैं दिखा रहा हूँ, देखो इनके बीच में स्थान दिख रहा है, कहीं दिख रहा है कि इनके बीच में स्थान बहुत कम होते हैं। कहीं कहीं दिख गए तो दिख गए, नहीं तो स्थान बहुत कम होते हैं। ठीक है, और इसकी 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 वित्ती क्या होती है, मोटी होती है। देखो ठीक है ना, ये लाल 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 जो दिख रही है, ठीक है, पूरी ठीक है ये। ठीक, डायग्राम को देख के ज़्यादा परताशी कर लोगे अब। अब आते हैं हमारे स्केलेन कायमा, अब आते हैं हमारे स्केलेन कायमा पे आते हैं। देखो स्केलेन कायमा के बारे में क्या बोलते हैं, जो है स्केलेन कायमा के बारे में बोलता है कि ये कठोर होते हैं, ये मजबूत होते हैं। ठीक, स्केलेन कायमा के ऊतक के बने होते हैं। स्केलेन कायमा जो होती है मृत कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है, मृत कोशिकाएं होता है। ऊतक में लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, और ये मोटी होती है। डिपोजिशन मतलब होता है उसमें, डिपोजिशन मतलब उसमें लगा होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं कोशिकाओं के सबसे बाहरी पर हमको क्या देखने को मिलता है, एपिडर्मिस देखने को मिलता है। हम जब शुष्क स्थानों में जाते हैं, शुष्क स्थानों में जाते हैं मतलब कि हम कहीं डेजर्ट एरिया पे चले गए तो वहाँ पे एपिडर्मिस देखेंगे तो मोटी होती है। मोटी होती है क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे जो जल का क्षय है, जल का क्षय मतलब जो हमारा जल वाष्प बन के उड़ रहा है या फिर कभी हम बर्बाद हो जा रहा है, तो उससे हम क्या, उसको हम क्या करते हैं, बचाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो वहीं बात करते हैं एपिडर्मिस की कोशिकाओं के बाहर सतह पर प्रायः एक मोम लगी होती है, मोम लगी होती है, मोम जैसी लगी होती है, जो क्या कर, जल को क्या करते हैं, विरोध करती है। जल क्या करते हैं, प्रतिरोधी परत होती है। जल प्रतिरोधी मतलब जल का विरोध करती है। ठीक है, जल के क्षय का विरोध करती है। ठीक, यांत्रिक आघात, यांत्रिक आघात परजीवियों के कवक में कवक कवक के प्रवेश से रक्षा करती है। मतलब यांत्रिक आघात मतलब कि यांत्रिक मतलब फिजिकली कोई टच करेगा, शॉर्ट कर लेगा उसको, मतलब डैमेज पहुंचाने की सोचेगा, या फिर जो हमारे पैरासाइटिक क्या है, हमारे फंजा ये है, तो वो क्या करते हैं, उसके आने को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, अधिकांश जो एपिडेमिस होती है उसकी कोशिकाएं क्या होती है, चपटी होती है, और उनकी बाहरी पर पार्श्वी भित्तियों और आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है। क्या बोल रहा है, देखो ये लाइन को गौर से समझो। अधिकांश एपिडेमिस जो कोशिकाएं होती हैं उसकी अपेक्षा कितनी होती है, चपटी होती है। सामान्यतः हम देखते हैं कि बाह्य और पार्श्वी भित्तियाँ उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है। जो हमारे कौन कौन से बाह्य और पार्श्वी भित्ति, बाह्य और पार्श्वी भित्ति जो होती है, आंतरिक भित्ति से क्या होती है, मोटी होती है। आंतरिक भित्ति से क्या होती है, मोटी होती है। आंतरिक भित्ति से क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है,
अब देखो पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, एपिडर्मिस के बाद छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं। और जो स्टोमेटा होते हैं वो वृक्क के आकार के होते हैं जो क्या करते हैं, रक्षी कोशिकाएं कहलाते हैं। ये वायुमंडल जो स्टोमेटा होते हैं ना वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं और वाष्पोषण में हेल्प करते हैं, वाष्पोषण में क्या करते हैं, हेल्प करता है। एक चीज़ और बता दूं कि एक क्वेश्चन भी बहुत फेमस था कि इसमें जो डंबल शेप के रक्षी कोशिकाएं, मतलब जो जो डंबल शेप के जो रक्षी कोशिकाएं होती हैं, मतलब स्टोमेटा जो रक्षी कोशिकाओं की जो होती हैं उस वो किस में पाए जाते हैं, तो वो किस में पाए जाते हैं, हमारे मोनोकोट में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत बार पूछा गया है। देखो आप बात करते हैं जड़ों में, जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सूखने के लिए सूखने का क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एपिडर्मिस के ऊपर हम बाल देखते हैं, बाल लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसमें क्या करते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ाता है। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसकी वाटर को खींचने की क्षमता भी बढ़ जाती है, वाटर को खींचने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जब हम मरुस्थलीय इलाकों में देखते हैं तो वहाँ पे भी एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल देखने को मिलता है, जिससे कि वाटर का क्षय ना हो सके, इसलिए क्यूटिकल वहाँ देखने को मिल जाता है। भाई हम वहाँ बात करते हैं कि बाहरी सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। तो द्वितीय विभोजक जो होता है, एक पट्टी की कॉर्टेक्स जो होता है, क्या होता है, कॉर्टेक्स से क्या बनाते हैं, उसमें विभोजक होने के बाद वो कॉर्क का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कॉर्क का निर्माण करती है। इन छालों की कोशिकाएं इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है। इन छालों की कोशिका क्या होती है? मृत होती है। इन छालों की कोशिका क्या होती है? मृत होती है। मतलब कि जो सेकेंडरी कॉर्क बनता है वो क्या होता है? डेड सेल्स होती है। ठीक, इन भित्तियों पर सुबिन नामक पदार्थ का जमाव होता है, सुबिन का जमाव होता है, जिससे क्या हवा पानी का अवरोधन होता है, मतलब कि रोकते हैं उसको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जटिल स्थायी ऊतक, यानी जटिल स्थायी ऊतक मतलब बताओ, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ना आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की खासियत, देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की खासियत, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो चीज़ आती है, एक तो आता है जाइलम और एक आता है हमारा फ्लोएम। ठीक है, बात करते हैं। देखो जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई के तौर कार्य करते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम हो गए। ठीक, दोनों संवहन बंडल कौन है? जाइलम और फ्लोएम, ये संवहन बंडल का काम करती है। क्या करती है? संवहन बंडल का निर्माण करती है। ये संवहन ऊतक जटिल पौधों के एक विशेषता है। क्या है? एक विशेषता है। अब बता दें क्या क्या पाया जाता है। देखो पहले हम बात करते हैं जाइलम की। जाइलम में क्या देखने को मिलता है? ट्रेकिस को क्या बोलते हैं? वाहिनिका, क्या वाहिका पाया जाता है, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स होगा। ठीक, ये चार चीज़ हमको देखने को मिल जाती है। अब इसमें देखो हम जो ट्रेकिस की बात करते हैं, ट्रेकिस एंड वाहिका की बात कर रहे हैं, यानी वेसल्स की बात कर रहे हैं, ट्रेकिस एंड वेसल्स की बात कर रहे हैं, यानी वाहिका एंड वाही नलिका की बात कर रहे हैं, तो उनकी कोशिका भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। उनकी कोशिका भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। वहीं ये क्या होती है? डेड होती है। ये क्या होती है? परिपक्व कोशिकाएं होती हैं, और ये क्या होती है? डेड होती है, मतलब क्या होती है? मृत होती है। क्या होती है? मृत होती है। जबकि ट्रेकिस और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। ट्रेकिस और वाहिकाओं की संरचना क्या होती है? नलिकाकार होती है, मोटी उनकी कोशिका भित्ति मोटी नलिका आकार की होती है, डेड होती है। ठीक है, और वहीं पे हम बात करें हमारे पानी एवं खनिज लवणों का क्या करते हैं? संवहन करती है। क्या करती है? संवहन करती है। पैरेन्काइमा करती है, क्या जाइलम पैरेन्काइमा होती है, वो भोजन का संग्रह करती है। तो देखो पैरेन्काइमा का बात ही हम बोल चुके हैं कि पैरेन्काइमा वाले में कि वो क्या करती है? भोजन का संग्रह करती है, भोजन का संग्रह करती है। तो हमने बोल दिया है कि संग्रह करती है, तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या करेगी? भोजन का संग्रह करेगी। जाइलम फाइबर्स क्या करेंगे? जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं? ये भी एक प्रकार के डेट होते हैं जो क्या करते हैं? उनको सहारा देते हैं। क्या देते हैं? सहारा देते हैं। क्या देते हैं? सहारा देते हैं। वहीं हम बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम में 5 होते हैं, चालिनी कोशिकाएं, चालिनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, चालिनी नलिका में छिद्री भित्ति वाली नलिका कोशिका होती है। ठीक, उसकी बात करते हैं जो फ्लोएम के रेशे होते हैं ना को छोड़कर, फ्लोएम के रेशे को छोड़कर, मतलब ये वाला जो सेकंड लास्ट में था, जो फ्लोएम के रेशे को छोड़कर सारी चीज़ क्या होती है? जीवित होती है, मतलब कि लिविंग होती है, लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक, अब आते हैं एनिमल टिश्यू में। एनिमल टिश्यू आप बहुत प्रकार के देख सकते हो। एनिमल टिश्यू में पहले आप लोग आ दो एपिथेलियम टिश्यू पे आ दो, एपिथेलियल टिश्यू पे आ दो। देखो जो जंतु ऊतक है, मतलब एनिमल टिश्यू है, वो एपिथेलियम ऊतक, संयोजक ऊतक, पेशी ऊतक
तंत्रिका ऊतक से मिलकर बना होता है। ठीक है, धीरे धीरे बात करते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू क्या है। एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है कि जब ये किस लिए बनी होती है, हमारे शरीर के विभिन्न अंग जो है उनको ढकता है तथा उनकी रक्षा करता है। जो हमारे किस में होता है जो हमारे उसे हम क्या कहते हैं, एपिथेलियम ऊतक कहते हैं, यानी टिश्यू कहते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, हमारी गुहाओं में देखने को मिलता है, गुहाओं में देखने को मिलता है, जो ढकता है हमारे शरीर के तंत्रों में एक दूसरे का अलग वर्धमान का निर्माण करता है। जैसे हम कहाँ कहाँ देखते हैं इसको, हमारे त्वचा में देखते हैं, हमारे मुंह में, हमारी आहार नलिका में, रक्तवाहिनिकाओं में, नली के स्तर रक्तवाहिनी की नली के अस्तर में, मतलब कि बाहरी कवरिंग में। ठीक है, फेफड़ों की कुपिकाओं में देखते हैं, यकृत की मतलब यकृत की नलिकाएं, मतलब कि हमारे किडनीज की नलिकाओं में देखते हैं। ये क्या होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। ठीक है, एकदम उनको देखते हैं कि इनके बीच देखो इनके परतों के बीच में बीज वाले पदार्थ कम होते हैं, क्या चिपके वाले पदार्थ कम होते हैं, बीज चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं, सॉरी। तो कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, बहुत कम स्थान होता है। ठीक है, तो एपिथेलियम के एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली के नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है, क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, से क्या करती है, अलग करती है। ठीक, अब देखो क्या लिखा है, संरचना विभिन्न प्रकार के उनके कार्य पर निर्भर करती है। कोशिकाओं के बारे में देखते हैं तो कुपिका का स्तर नलिकाओं के स्तर में पाया जाता है। वर्णनात्मक झिल्ली मतलब पारगम्यता, मतलब डिफ्यूजन में काम आता है। चपटी एपिथेलियम मतलब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो होती है वो डिफ्यूजन में काम आती है। ठीक है, कोमल स्तर की होती है, इसमें ढकने को काम आता है, बहुत इजी बात है। रक्षात्मक होती है, रक्षा करने वाली, कटने फटने से बचाती है। ठीक है, कटने फटने से बचाती है, ये एपिथेलियम है। अब वही कौन सी एपिथेलियम आती, कॉलमनार। जो कॉलमनार एपिथेलियम होती है ना, कॉलमनार एपिथेलियम होती है, उसका काम होगा होता है अवशोषण एंड श्रावण, सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है ना। ठीक है, तो ये आंत के भीतर में लिग्नी में पाई जाती है, लंबी होती है, कॉलमनार होती है, कॉलम लाइक होती है, और इसका न्यूक्लियस जो होता है उसके बेस पर होता है। ठीक, उसके बाद हम बात करें तो ये कहाँ ये सिलिया, इसके स्तंभ पर सीलिया पाई जाती है। तो सीलिया वाले पाए जाने वाले एरिया कौन कौन से होते हैं हमारे, बताओ, सीलिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे, बताओ। एक तो हो गया फैलोपियन ट्यूब में, क्या बोलते हैं हमारे, फैलोपियन ट्यूब में, और लार्ज ब्रोंक्यूल्स में, क्या फैलोपियन ट्यूब एंड लार्ज ब्रोंक्यूल्स में पाए जाते हैं हमारे सीलिया वाले। ठीक है, अरे पूरी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर कर देंगे, पूरी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर कर देंगे। बस ये कि आपको थोड़ा सा पहले पढ़ा होना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पूरी डिटेल में इस तरीके से मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ बहुत कम टाइम लगाऊंगा, मैं बहुत कम टाइम लगाऊंगा, जिससे कि आपका जल्दी से एनसीईआरटी कवर हो जाए। ठीक, अब बात करते हैं हम क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल में पहुंचते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होता है कि ये लाल ग्रंथि हो गई, उसके निर्माण में काम आती है, जहाँ ये क्या करती है, यांत्रिक सहारा देती है। और क्यूबॉइडल बहुत जगह में देखने को मिल जाता है, कहाँ पे, पीसीटी, डीसीटी, यहाँ चीज़ों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके सेंटर पे होता है, इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, क्यूब लाइक होता है उसका। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक जो है कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है, मुड़ा होता है, एक कोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। ग्रंथि एपिथेलियम कहलाता है, ग्लैंडो एपिथेलियम कहलाता है। ठीक है, ग्लैंडो एपिथेलियम भी दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर, जो आगे वाली क्लास में आप पढ़ोगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें संयोजन टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें क्या रहेंगी, बताओ। देखो पहले इसके बारे में बताते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में क्या है कि हमारा जो मैट्रिक्स है में दशा होता है और जालीनुमा होता है, तथा तरल सघन एवं ठोस होता है। सघन मतलब डेंस होता है, एंड उसका कठोर होता है। ठीक है, इस मतलब रक्त की बात करें तो रक्त में जो है आधे भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाने को मिल जाता है। जो प्लाज्मा होता है वो प्रोटीन, नमक, हार्मोन्स भी होते हैं, उसमें क्या होते हैं, हार्मोन भी होते हैं। और जो गैसों के क्या कहते हैं, गैसों का क्या करते हैं, रक्त जो है गैसों में, शरीर में पाचन होने वाले भोजन में हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान में संवहन करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, जो पेशी है, पेशी सहारा देती है और शरीर के में चलती है। तो हमारे जो हमारी मसल्स होती है ना, पेशी कोशिकाएं होती हैं, तो क्या करती है, हमारे बोन से जुड़ी होती है। अब बोन से जुड़ी होती है तो हमारे क्या
मूवमेंट में, क्या मूवमेंट में, ये मूवमेंट में क्या करेगी, हेल्प करेगी। जब भी आप चलोगे तो तब हेल्प करेगी। ये क्या होती है, ऐच्छिक क्रिया होती है। ऐच्छिक क्रिया मतलब कि मैं मन चाहा तो मैं कर सकता हूँ, नहीं तो मन नहीं चाहा तो मैं नहीं करूँगा। समझ रहे हो? अभी जिस तरीके से मैं स्क्रीन को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है तो तब कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं करना चाहूँगा तो नहीं कर सकता हूँ। मैं मतलब अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक। वैसे ये बात करें कि जो अस्थि होती है, मानी बोन, जो बोन होती है, बोन की कोशिकाएं जो होती है कठोर होती है। क्या होती है, कठोर। कठोर आदित्य दसी होती है, तब कैल्शियम एंड फॉस्फोर से बनी होती है। कैल्शियम एंड फॉस्फोर से बनी होती है। दोस्तों के आसपास के पास एक दूसरे से अन्य संयोजी ऊतक स्नायु अस्थि बिंदु तत्व कहते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको एक अपने तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या आता है, एक लिगामेंट आता है, एक टेंडन आता है। क्या, एक लिगामेंट आता है, एक टेंडन आता है। लिगामेंट क्या करती है, बोन से बोन को जोड़ती है। क्या करती है, बोन से बोन को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। और टेंडन क्या करती है, बोन से मसल्स को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। मसल्स को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, मसल्स को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। ठीक। अब यहाँ बात करते हैं हमारे पास उपास्थि। उपास्थि मतलब कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होते हैं ठोस होते हैं, उनमें प्रोटीन एंड शर्करा की बनी होती है। वो उनकी कहाँ कहाँ पर दिखते हैं, हम जब नाक में हो गया, नाक में हो गया, कान में हो गया, कंठ में हो गया, श्वास नली में, उसमें चीज़ में देखने को मिल जाती है। वहीं दो प्रकार के ऊतक होते हैं। क्या प्रकार के ऊतक होते हैं, दो प्रकार के ऊतक होते हैं। जहाँ पे एलुलर आता है और एलुलर आता है तो वहाँ पे क्या आता है, हमारे त्वचा मांसपेशियों के बीच में देखने को मिलता है, रक्त नलियों के चारों तरफ में देखने को मिलता है। तो अस्थि मज्जा में देखने को मिलता है। ठीक है, बोन मैरो में देखने को मिल जाता है। उस चीज़ को हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे वही बातें की है। अगर फैट का डिपोजिशन होगा, अगर फैट का डिपोजिशन होगा तो क्या ऊष्मा का कुछ अलग, ऊष्मी कुछ अलग होगी। सही बात है, सही बात है, क्योंकि ऊष्मी कुछ अलग नहीं, उसको गर्मी प्रदान करेगी। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं पेशी ऊतक। पेशी ऊतक क्या होती है, लंबी कोशिकाएं होती हैं। कहते हैं लंबी कोशिकाएं होती है, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसमें पेशी फाइबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेशी फाइबर्स भी कहते हैं। इसके संकुचन से ही हम क्या करते हैं, गति कर पाते हैं। मतलब इसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से हम क्या करते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, वॉलंटरी मसल्स होती है, मतलब कि ऐच्छिक होती है। वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक, मतलब अपने इच्छा अनुसार हम कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये हड्डी से डायरेक्टली जुड़ी होती है। कंकाल पेशी जो होती है हड्डी से डायरेक्टली जुड़ी होती है। ठीक। जब हम इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो इसको जो हल्के हरे रंग के दिखते हैं, और ये इसमें रेखाएं देखने को मिलती हैं, वो भी दाढ़ी के आकार की दिखने को मिलती है। ठीक है, ऊतक की लंबी कोशिकाएं जो होती है, लंबी बेलनाकार शाखित एवं बहुनिभी होती है। ठीक है, चिकनी चिकनी पेशिका अनैच्छिक पेशिकाओं की गति अनियमित होती है, तो मतलब कि अनैच्छिक होती है, मतलब इनवॉन्टरी होती है। जैसे मूत्र वाहिनिकाओं में, फेफड़ों में देखने को पाई जाती है। ठीक है, अरेखित होती है। हृदय की पेशिकाएं जो होती है, हृदय की कोशिका होती है, सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। ये भी अनैच्छिक होती है। ये हरदम चलती रहती है, बेलनाकार होती है, शाखाओं में होती है, और एक केंद्रिकी होती है, मतलब यूनी न्यूक्लियस होती है। अब बात करते हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक मतलब नर्वस टिश्यू की बात करते हैं। तो नर्वस टिश्यू की बात करते हैं, नर्वस टिश्यू की बात करते हैं। नर्व टिश्यू में लास्ट ही टॉपिक दिख रहा है, जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में पता नहीं किस तरीके से डिस्कशन हो रहा है हमारा। ये अनुकूल की क्षमता होती है। इस जो होता है ना, इसमें क्रिया, जो भी क्रिया होती है वो फास्ट होती है। मतलब कि कोई भी संदेश पहुंचता है इसमें बहुत जल्दी पहुंचता है, और टिश्यू की तुलना में बहुत फास्ट होती है। ये कहाँ पर देखने को मिलती है, हमारे मस्तिष्क में, रज्जु तंत्रिकाओं में, क्योंकि तंत्रिका ऊतक में दिखती है। न्यूरॉन में क्या होता है, हमारे पास केंद्रक एंड साइटोप्लाज्म में देखने को मिल जाता है। वहीं एक्सॉन डेंड्राइट जो होते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये एक्सॉन, यहाँ पे तो ये एक्सॉन, पूरा एरिया एक्सॉन है। ये हमारा डेंड्राइट है जो साइड पे है, ये जो बीच में है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, ये चीज़ें दे रखी है इसमें। तो आशा करता हूँ आप सभी को लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और जितनी जल्दी एनसीईआरटी कवर हो सके मैंने वो एनसीईआरटी कवर की है, और इससे आपको ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, जितना भी मैंने पढ़ा है वो एनसीईआरटी में ही पढ़ा हुआ है। तो इसके जो एमसीक्यू लेक्चर आएंगे तो उसमें एमसीक्यू में आपको बता दूंगा कि इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। धन्यवाद।